ये जो हत्याएं होती हैं इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य है। वो हत्याएं इसलिए होती हैं कि वो दिखाना चाहते हैं अपने अवाम को, अपना विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। कि इस देश का जो मुस्लिम समुदाय है जी, उसकी एक मानसिकता है अपने को अलग थलग दिखाने की, अपना राजनीतिक प्रभुत्व। कांग्रेस की इस बात के लिए मैं तारीफ करता हूँ कि वो अपने वोटर की मानसिकता को जानती है। उसको पता है इनके मन में अलगाववाद है। भीम सिंह ने एक लेख लिखा था, उन्होंने लिखा था कि कश्मीर को हमने मुक्त करा लिया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला का पारिवारिक रिश्ता था। अगर वो जो अधिकृत कश्मीर है वो छूट जाता कब्जे से तो भारत में रहता जी, तो वहाँ की भाषा होती पंजाबी। तो शेख अब्दुल्ला और नेहरू ने साजिश करके उस इलाके को छोड़ दिया। अगर कारगिल युद्ध के समय हम जो इलाके में हम बढ़ गए थे आगे, अगर हम वहाँ से खदेड़ देते इनको हमेशा के लिए, तो ना तो संसद पे हमला होता 2001 में, न मुंबई का कांड होता। नमस्कार साथियों, मैं अनिल रावत आप सभी लोगों का अपने इस फेसबुक पेज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने के लिए आए हैं जो सन 2001 में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, उत्तराखंड बनने पर 2007 में फिर से रिपीट हुए हैं, जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में इमरजेंसी के दौर पर तकरीबन 18 महीने की सज़ा काटी है, 4 महीने की फरारी काटी है। अपनी एजुकेशन के दौर पर छात्र संघ के महासचिव रहे हैं लखनऊ से, और मौजूदा समय पर अधिवक्ता सुभाष छावड़ा जी मेरे साथ मौजूद हैं कैमरे पे। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। अंकल जी, पहले तो धन्यवाद है, आपने समय दिया मुझे। अभी कुछ दिन पहले मेरी आपसे मुलाकात हुई थी पहलगांव के मैटर को लेकर, और आपके द्वारा दिए गए वहाँ पर जो बयान थे, जो आपने कहा था और जितने सटीक शब्दों में आपने कह दिया था, मैं उससे खासा प्रभावित हुआ। और उसी दिन मैंने आपसे कहा था कि मैं एक दिन आपसे मिलना चाहता हूँ। शुरुआत में पहलगांव के हमले से ही करता हूँ, किस तरीके से देखते हैं आप? पहलगांव की घटना देखिए, उसमें राजनीतिक भी है। कश्मीर की समस्या आज़ादी के बाद से, आज़ादी के बाद से भी, और वो आज तक कायम है। जी, जो भी हमारी सरकारें रही उनके पास इच्छा शक्ति नहीं थी कि इस समस्या का समाधान किस तरीके से। लगातार कांग्रेस पावर में रही है। मैं नहीं समझता कि उसने किस ख्याल से उस समस्या को हल नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने 370 को 2019 में हटा दिया, 5 साल के बाद जब शासन में आई। लेकिन कांग्रेस ने अगर उसी समय लोगों को संदेश दिया होता 1947 में, तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज वहाँ पे एक अलगाववाद की भावना, अलगाववाद इस रूप में भी है, वो कश्मीर के जो उनके अपने लोग हैं, अपने धर्म के लोग हैं, उनको एक विश्वास ये दिलाना चाहते हैं कि हम, जो जिन्ना की थ्योरी थी कि हम दो कौम अलग हैं। ये जो हत्याएं होती हैं इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य है। वो हत्याएं इसलिए होती हैं कि वो दिखाना चाहते हैं अपने अवाम को, अपना विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम एक ऐसे समाज के खिलाफ लड़ रहे हैं जो आपको गुलाम बनाना चाहता है। ये प्रवृत्ति उन्होंने वहाँ की जनता के मन में है। आप कश्मीरियों को निकाला आपने घाटी से 1990 में, जनता दल की सरकार थी उस समय। लेकिन लोग कहते हैं कि साहब जनता दल की सरकार थी, भाजपा उसमें थी, सीपीएम थी, ये आरोप कांग्रेस वाले लगाते हैं। लेकिन समस्या तो बहुत पहले से थी। ये सरकार तो 1.5 साल चली, 1.5 साल चली ना। जी जी। उसके बाद कौन आया? वीपी सिंह की सरकार गिरी, फिर वही आ गए। इच्छा शक्ति नहीं रही किसी भी सरकार पे, इस चीज को दृढ़ कोई निश्चय इच्छा शक्ति नहीं किसी थी। भी सरकार ने इस तरह को नहीं चाहा कि और इसका उसके पीछे दूसरा कारण भी था जी कि इस देश का जो मुस्लिम समुदाय है जी, उसकी एक मानसिकता है अपने को अलग थलग दिखाने की, अपना राजनीतिक प्रभुत्व।
कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि हमारा जो वोट बैंक है वो, इनकी अंदर की मानसिक स्थिति को, कांग्रेस की इस बात के लिए मैं तारीफ़ करता हूँ कि वो अपने वोटर की मानसिकता को जानती है। उसको पता है इनके मन में अलगाववाद है, वो कहती नहीं है, लेकिन वो उस अलगाववाद की निंदा नहीं करती, उस अलगाववाद के प्रति दो शब्द नहीं बोलती, लेकिन उसको प्रश्रय देती है, उनको ये बताती है कि हम आपके साथ हैं। भले मन से साथ ना हों, लेकिन उनको संदेश यही दिया जाता है, जिसका परिणाम है कि इस पर कोई कार्रवाई 60 साल तक कांग्रेस ने नहीं की। भारतीय जनता पार्टी शुरू से, मैं कहता हूँ जो छोटी सी बीमारी थी जो कश्मीर को लेकर, आतंकवाद को लेकर, अलगाववाद को लेकर, आज वो नासूर बनकर हमारे देश पर पूरी तरीके से, देखिए, हमने जीता जागता उदाहरण अभी पहलगाम देखा है। ये बीमारी शुरू से थी जी। कोई ये कहे ना कि आज की है, ये प्रारंभ से है। आप ये बताइए कि जब कश्मीर का मामला आया, पाकिस्तान ने हमला किया, तो हमारे वहाँ के जो मुस्लिम लोग थे, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ वो सही हैं, उन्होंने भारतीय सेना का कितना साथ दिया। इतिहास के पन्ने आप पलट के देख दें। मैंने एक लेख पढ़ा था, मैं थोड़ी सी और बात बताता हूँ। एक प्रोफेसर भीम सिंह थे, जम्मू कश्मीर के नेता थे। उन्होंने एक लेख लिखा था कि भारत के साथ जो पीओके अधिकृत कश्मीर है जी, वो जम्मू से लगता हुआ है, जम्मू से लगता हुआ है। हमने वहाँ तक कब्जा छुड़वा लिया, मीरपुर तक, मीरपुर पहुँच गए। मीरपुर में हमारी सेना को जवाहरलाल ने वापस बुला लिया। आप जीत रहे हो, मैं खेल रहे हैं हम दोनों, मैं विजय की ओर अग्रसर हूँ, क्या मैं पीछे लौट जाऊँगा? नहीं। लेकिन हमारी फौज लौट के आ गई, सरकार का आदेश था। भीम सिंह ने एक लेख लिखा था, शायद मेरे पास होगा, अभी जनसत्ता में आया था। उन्होंने लिखा था कि कश्मीर तो हमने मुक्त करा लिया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला का पारिवारिक रिश्ता था। अगर वो जो अधिकृत कश्मीर है वो छूट जाता कब्जे से, तो भारत में रहता जी, तो वहाँ की भाषा होती पंजाबी। जी, ये अंतर है, ये उन्होंने लिखा है। और शेख अब्दुल्ला परिवार जो है, इनकी भाषा है डोगरी। तो अब वो उनका विश्लेषण था, मैं वो बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि साहब, अगर वो इलाका मिल जाता तो जम्मू के लोग जो है मुख्यमंत्री होते या शासन होते। तो शेख अब्दुल्ला और नेहरू ने साजिश करके उस इलाके को छोड़ दिया। ये और इसी का खामियाजा मेरे ख्याल में आज की डेट में देश को भी भुगतना पड़ रहा है। है ना? इसी का खामियाजा देश को भी भुगतना पड़ रहा है। हाँ, देश तो कांग्रेस भी भुगत ही रहा रही है, कांग्रेस भी भुगत रही है। कश्मीर का मामला आप देखिए ना, आप छोटे छोटे शहरों में जब ये घटनाएं हुई हैं, तो कहीं फेसबुक पे कोई लिख रहा है, पढ़ा है ना आपने, कहीं कोई खुशी मना रहा है। चाहे मैं कह रहा हूँ उनकी संख्या हमें कम दिखाई देती है, लेकिन उनकी मानसिकता हमें पता चल रही। बहुत लोग ऐसे हैं वो सामने नहीं आते, उनके दिल में कुछ और है, ऊपर से कुछ और हैं। तो वो एक, आपकी बात सही है कि एक नासूर का रूप ले चुकी है। आपने एक बयान दिया था अभी कि सरकार को चाहिए कि इसमें कोई दृढ़ निश्चय ले। अब ये निंदा वंदा वाला खेल और ये बातचीत वाला खेल दौर से ऊपर हो गए हैं। देखिए, सरकार, कोई भी सरकार है, आती जाती सारी सरकारों से सवाल है। हाँ, कोई भी सरकार है ना, अब इतना बड़ा कदम लेने के लिए उसको समय चाहिए, एकदम नहीं है। लेकिन कितना समय, 6 साल पहले पुलवामा हुआ है, आज फिर हमला हो गया। हाँ, इसके बीच में भी बहुत सारे हमले हुए हैं। वो तो मेरा कहना तो ये है 1999 में, 98-99 में कारगिल हुआ था जी। अगर कारगिल युद्ध के समय हम जो इलाके में हम बढ़ गए थे आगे, अगर हम वहाँ से खदेड़ देते इनको हमेशा के लिए, तो ना तो संसद पे हमला होता 2001 में,
न मुंबई का कांड होता। वो तो पाकिस्तान देखता ही है, कुछ करता ही नहीं है। वो हर साल 2 साल बाद कभी उड़ी में हो जाएगा, कभी पठानकोट में हो जाएगा। उसकी परिणति हमें इस रूप में मिलती है, सरकार कार्रवाई नहीं करती। अच्छा, मैं इस चीज़ से भटक के एक थोड़ा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आप छात्र संघ की राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय रहे। आपके पुराने यार दोस्तों से मेरी बातें हुई तो उन्होंने कई बार जिक्र हुआ है आपका इस मामले में, और आप लखनऊ से महासचिव रहे हैं। तो जब कॉलेज टाइम में आदमी कभी राजनीति में सक्रिय हो जाता है तो जीवन में होता है कि कॉलेज छात्र नेता ही आगे जाके नेतागिरी करते हैं ये करके, लेकिन ये सब चीज़ें ना करते हुए आप फिर आपने अपना प्रोफेशन अलग चुना है, अधिवक्ता की लाइन में आए हैं, आप इस फील्ड में आए हैं। फिर 2001 में आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, साथ में फिर बने। तो कभी राजनीति में जाने का मन नहीं हुआ? नहीं, राजनीति मैंने आपको बताया पहले कि हमने 77 में जेल से निकले जब, मात्र 23 साल की उम्र थी उस समय। हाँ, तो उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, कई हुए। हम लोगों ने कई बार कोशिश की, 77 में हुए, 80 में हुए, 84 में हुए, लेकिन हम खरे नहीं उतरे उनकी नज़रों में। पता नहीं हमसे क्या अपेक्षाएं थी। ज़्यादा खरा बोलने के चक्कर में खरे नहीं उतरे? उनको ये लगता है कि तेरह लोग हैं, शायद आगे आ जाएंगे, हाँ। तो हमें हमारा मौका ख़त्म हो जाएगा। जैसे आज हम जिस अवस्था में हैं, हमें आज लगता है कि यार ये लड़के आगे आगे बढ़ जाएंगे, है ना? जी जी। तो मुझे लगता है कि ये मानसिकता उनकी थी कि ये आगे आ जाएंगे तो हमारा भविष्य ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, संगठन की। उन्होंने एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि जो विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए लोग हैं वो चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। एक ऐलान कर दिया, एक नीति बना दी। हम आप 4 आदमी बैठे हैं, जबकि हमारा मुझे लगता है कि आज मौजूदा समय में ये पहली सीढ़ी है राजनीति की। हाँ, उस जमाने में तो थी। उस जमाने आज में भी है, आज भी है। छात्र राजनीति से रास्ते खुलते हैं बहुत आज सारे। छात्र राजनीति कोई दिशा नहीं है। पहले एक वैचारिक होता था। हमारे ज़माने में क्या होता था, सबसे बड़ा संगठन था समाजवादी युव जनसभा, जिसमें नेता होते थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राजनारायण जी। उसके बाद हमारी विद्यार्थी परिषद आती थी। हमारे खिलाफ तब भी प्रचार होता था, आज से 50-60 साल पहले भी, कि ये सांप्रदायिक हैं। हम सांप्रदायिक किस लिहाज से होते थे कि हमारे एनडी हॉस्टल लखनऊ विश्वविद्यालय में आचार्य नरेंद्र, सन 72 में म्यूनिक का ओलंपिक हो रहा था, भारत पाकिस्तान का हॉकी मैच हो रहा था। मुझे आज भी सीन याद है। तो उसमें पाकिस्तान ने एक गोल कर दिया। रेडियो होते थे, टीवी नहीं होते थे। जी जी। तो जो मुसलमान लड़के बैठे उन्होंने ताली बजा दी। हम लोग 5-7 लोग थे, हमें पता नहीं कहाँ से क्या दिमाग है, हमने मारना शुरू कर दिया। बहुत मारा। अब देखिए, ये मानसिकता विद्यार्थी परिषद या संघ के प्रति नहीं, वो एक हिंदुस्तान के प्रति, देश के प्रति वो मानसिकता आज जो है, आज तो बहुत बढ़ चुकी है। ये शुरू से है। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय अगर आप इतिहास में चले जाएं तो कहाँ हैं? बाबर आए, खिलजी आए, उन्होंने क्या नहीं तोड़ा आपका? जी। कौन सा मंदिर नहीं तोड़ा? कौन सा संग्रहालय पुस्तकालय नहीं जलाया? किन स्त्रियों को अगवा नहीं किया? किन बच्चों को औरंगजेब 4 रुपए देता था, आपको पता? आपको औरंगजेब एक पुरुष को 4 रुपए मिलता था इस्लाम ग्रहण करने के लिए, स्त्री को 2 रुपए। क्यों ऐसा कन्वर्जन क्यों करते थे? साम्राज्य बढ़ाने के लिए हैं? साम्राज्य अपना बड़ा करने के लिए। साम्राज्य तो बड़ा था ही, और बड़ा करने के लिए, क्योंकि एक शिखर पे जाके एक मैं अहम की नहीं, भूमिका। औरंगजेब का जो साम्राज्य था वो कोई कम थोड़ा ही था। बहुत बड़ा वो तो बड़ा करने दक्षिण गया था, वहाँ से तो लौट ही नहीं पाया। वो जहाँ बड़ा करने गया था 1680 में गया था वहाँ, 1707 में वहीं मर गया। कभी वो दिल्ली नहीं आया वापस। तो साम्राज्य तो उनका बहुत बड़ा था, ऐसा नहीं है कि साम्राज्य नहीं था, लेकिन एक मानसिकता थी कि भारत से हिंदू ख़त्म करना है, हिंदुत्व को मिटाना है। कोई चीज़ ऐसे मिटती नहीं है
कोई आज कह ले कि साहब हम इनको मिटा देंगे, हम आप मुसलमानों का जो इनका सबसे बड़ा संघर्ष है यजीदी मुसलमान है, सुना होगा आपने, उनसे है ना, मोहम्मद साहब का उनसे जो दुआ, इमाम हुसैन वहीं से शहीद बताए गए, यजीद आज भी हैं। अभी एक नादिया की कहानी आई थी दैनिक हिंदुस्तान में, उस लड़की को कैद कर लिया गया, तो किसी तरीके से वो कैद से मुक्त हुई, तो उसने एक दरवाज़ा खटखटाया किसी के घर का, था वो भी मुस्लिम, उसने अपनी व्यथा बताई लड़की ने, तो उस परिवार ने उस लड़की को सुरक्षित शायद कहीं और भेज दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो आज भी नहीं मिटा। इस्लाम फैल गया ना पूरी दुनिया में, 57 देशों में फैल गया, लेकिन इराक ईरान में आज भी हैं वो, इसलिए आप किसी को मिटा नहीं सकते। अच्छा, आपने एक महिला का जिक्र करा है, मैं एक सवाल है मेरा आपसे, आप अधिवक्ता भी हैं और आप इस चीज़ से इत्तेफाक भी रखते होंगे। महिलाओं पर जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं, और पिछले अभी मैं कह दूं कि एक हफ्ते से जो हमने उत्तराखंड में देखा है, लगातार नाबालिगों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, इसमें 3 केस लगातार आए हैं, गोपेश्वर का, डोईवाला का और देहरादून का। इस बारे में एक चीज़ को हमेशा ध्यान देना होगा कि 90% घटनाएं मुस्लिम लोगों द्वारा की जाती हैं, 90%, और उसका शिकार हमारी बच्चियां होती हैं। उसके पीछे भी वही सांप्रदायिक भावना है। अब आप एक 74 साल का आदमी, उसका आधार कार्ड देखा आपने? जी हैं, जून 52 का उसका बर्थ है जी, जून 1952 का उसका बर्थ है, और 12 साल की पोती, मेरे ख्याल आप ही के हम उम्र होगा। हाँ, तो ये घटनाएं जो है वास्तव में दर्दनाक हैं। कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी के साथ इस घटना को सपोर्ट नहीं किया जा मुझे लगता सकता। है सरकार इस पे कोई कड़ा डिसीजन नहीं ले पाती। नहीं, अब आप ये बताइए ना, अब घर में एक परिवार रह रहा, रात के 12 बजे बदमाश घुस आते हैं। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, बलात्कार हो गया है, अपराध हो गया है, मार भी दिया गया, सब मानते हैं। हमें अभी सितारगंज देखा है, इस मामले में सितारगंज भी मामला हुआ जिसमें गर्दन काट दी गई है, मैं इस मामले में, लेकिन उसके बाद उस अपराधी को सजा नहीं हो पाती है। अगर सजा हो तो शायद कुछ खौफ बना रहे। सजा होने का तो ये है ना, अब कई बार ऐसा होता है कि गवाह टूट जाते हैं, जिसके साथ जुल्म होता है वो कोर्ट में मना कर देता है। अब एक नई चीज़ आई है, पहले तो क्या होता था अदालतों में, जज ने पूछा कंटेस्टेड है या हॉस्टाइल है, कंटेस्टेड है तो वो बैठा रहता था, बयान सुनता था। किसी ने कह दिया हॉस्टाइल है तो वो उठ के चला जाता था, पेशकार से कहता था बयान लिख दो, और आगे 313 एक सेक्शन होता CRPC में, वो बयान बना दो, छोड़ दो। अब एक अंतर आ गया, अब जो वैज्ञानिक प्रगति हुई है कि आपका सैंपल लिया जाएगा, उसकी जांच DNA टेस्ट होंगे, आपके ब्लड की, आपके वीरे की, वो मेल खाता है तो उसमें सज़ा हो जाती है जी। आज ये प्रगति हुई है। लेकिन ज़्यादातर मुकदमों में ये हो जाता है कि जहाँ ये सबूत नहीं मिल पाते, मान लीजिए वहाँ लड़की हॉस्टाइल हो गई उसने कहा मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, मुझसे तो फलाने ने कहा कोई झगड़ा बंदी था, तो उसने कमजोरी प्रोसिक्यूशन की, यानी पीड़ित पक्ष किया। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ कि हम जितना भी इस मामले में जानते हैं, मतलब अगर मैं देश के सबसे चर्चित मुद्दे की बात करूँ तो निर्भया कांड था। निर्भया कांड जो दिल्ली हुआ, उसमें आरोपियों को सजा हुई है, ठीक है, लेकिन उसके बाद से लेकर या उससे पहले से भी लेकर हमने इस मामले में सजा का प्रावधान नहीं देखा है। आप अधिवक्ता हैं, मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि सजा है, क्या प्रावधान है? सजा हमेशा से है। हाँ, क्या सजा होती है? सजा तो प्रोविजन तो है ना, लेकिन सजा होती नहीं है ना। अगर सजा हो जाए किसी 2-4 आदमी को, उसके लिए हम दोषी हैं जी, पीड़ित दोषी है। माँ बाप कंप्रोमाइज कर लेता है पैसे लेके, किसी का कत्ल हो जाता है, एक बच्चे का, किसी का बाप का, भाई का मर्डर हो गया, हमने 10-20 लाख रुपए ले लिए। लेकिन ये इसलिए भी तो हो जाता है, इसलिए भी तो हो सकता है क्योंकि केस इतना लंबा चलता है, इतने टाइम तक कोर्ट में
धक्के खाने के बाद एक आदमी टूट ही जाता है। अब कल पहले वाली बात नहीं रह गई है, अब काफ़ी सुधार है इस मामले में। लेकिन मुझे लगता है अभी और सुधार की जरूरत है। नहीं, सुधार की तो हमेशा गुंजाइश है। हम्म। आप कितनी भी व्यवस्था बना लीजिए, सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहेगी। मुझे लगता है आज हमने 100 संशोधन कर दिए संविधान में, जी अभी भी गुंजाइश है। नहीं, लेकिन मेरे को फिर भी लगता है कि मैं कहता हूँ भले ही चाहे मौजूदा समय में जैसे हम मैं सही शब्द यूज़ कर दूँ, जैसे इस्लाम के प्रति जो हम लोगों के थोड़ा सा इस्लाम के प्रति जो लगातार बातें होती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस्लामिक कंट्री जैसे रूल इन मामलों में तो मैं होने चाहिए। उस न्याय प्रणाली का समर्थन करता हूँ जो इस्लामिक देशों में आपराधिक न्याय प्रणाली का, वो बहुत अच्छी है। वहाँ हिम्मत नहीं होती आदमी कोई अपराध जल्दी अपराध वहाँ भी होते हैं, लेकिन अपराध का रेशियो कम है और अपराध पे सजा बहुत है। कम होते हैं, बहुत कम। वो 3 महीने में सजा हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ ये कमी है, तो इस कमी को सरकार ने कई साल तो हमारे यहाँ जांच में ही लग जाते हैं। नहीं, अगर मुलजिम जेल में है तो आपको 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी है। अगर मुलजिम किसी अपराध में है जेल में, एक इसी मामले से वो जोड़ता हूँ, एक पोक्सो एक एक्ट बनाई गई है। हाँ, उसका प्रावधान क्या कहता है? पॉक्सो तो नाबालिगों के लिए सजा वही है, आजीवन भी है उसमें, आजीवन कारावास है छोटे बच्चों के साथ ज्यादती करने का। कई लोगों की तो गिरफ्तारी नहीं हो पाती उस मामले में। कई लोगों की तो गिरफ्तारी नहीं हो पाती उस मामले में। अब पता नहीं लगेगा तो कैसे होगा? नहीं, अब सारी चीज़ें खुल के अगर सामने भी आ जाए तब भी उसमें नहीं हो पाती है। मालूम, अब आपने अच्छा सवाल किया। कई बार मुकदमे आ जाते हैं कोर्ट में, कई जो बहुत शातिर किस्म के मुलजिम होते हैं वो क्या करते हैं, वो हाजिर नहीं आते, जमानतियों के पैसे पड़ गए नहीं आए, वो कुछ ऐसी रचना रचेंगे पैसे के बल पे कि फाइल जो है वहाँ चली जाएगी रिकॉर्ड रूम, और आपका एक अस्थाई वारंट चला जाएगा थाने। अभी कई लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन वो बहुत कम पकड़ में आते हैं। लेकिन अब जो नई आपराधिक प्रणाली आई है, मुझे उसका ज़्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें सुना है कि काफ़ी अच्छे प्रावधान किए गए हैं। लेकिन मैं आज एक चीज़ आपको बताता हूँ, आप कानून से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कानून आज कितना भी सजग हो गया है, अपराधी उसकी तुलना में कई ज़्यादा गुना डेवलपमेंट हो रहा है। हमेशा से है, हमेशा हिंदुस्तान में मुझे ज़्यादा लगता है, अपने देश में ज़्यादा लगता है कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। अभी मैंने फिर वो कुछ टाइम पहले ही था, सारे अधिवक्ता ही अपने उस मांग को लेकर उसमें बैठे हुए थे धरने पे। आपके अधिवक्ताओं का वो चल रहा था। अधिवक्ताओं का ये जो हड़ताल वड़ताल का जो कार्यक्रम है ना, इसके पीछे भी वोट की राजनीति है। जो बार के चुनाव होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो हर आदमी कुछ ना कुछ अपने स्वार्थ के लिए समाज को नुकसान पहुंचाता है। 23 साल की उम्र में आपने जेल काटी है और आज 72 साल की उम्र लमसम आपकी हो चुकी है। कितना फ़र्क मानते हैं तब की और आपकी आज की राजनीति में? क्योंकि तब भी कॉलेज छात्र संघ में आप रहे हैं, आप एसोसिएशन के अध्यक्ष महासचिव रहे हैं, और आज मौजूदा समय में राजनीति को कितना मुझे तो अनिल जी कोई ज़्यादा बेसिक अंतर नहीं लगता। जो बातें वही उस टाइम थी वो भी आज है, लेकिन पहले ज़रा ये था कि ईमानदारी बहुत थी, विचारों की लड़ाई थी। मैं एक स्वास्थ्य मंत्री थे रामायण राय, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे। सरकार बर्खास्त हो गई नरेंद्र दत्त तिवारी की जी। जब जनता पार्टी आ गई ना पावर में जी, तो हम शाम को हजरतगंज में घूम रहे थे, तो रामायण राय मिल गए। वो स्वास्थ्य मंत्री से सुबह ही बर्खास्त हुए थे। बोले यार सुभाष जी खाना खिलवाओ, मतलब किसी होटल में। मैंने कहा भाई साहब आप मंत्री, मैं आपका बच्चा छोटा भाई। बोले यार देखो 10 रुपया हमारे पास नहीं है, मंत्री तो हम रह लिए, हमारे पास 10 रुपया नहीं है। फिर वो वही बात, मैं एक बात कह रहा हूँ, पहले लोग इस टाइप के थे। आज हमारा राजनीतिक विचार नहीं है, आज हमारा आर्थिक विचार है। एग्जैक्ट बात है। मैं वही कहता हूँ कि हाँ, कि वो राजनीति सेवा नहीं रह गई है, अब कोई सेवा नहीं है, अब आर्थिक विचार है। एक और सवाल मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। यहाँ कितने लोग कॉलोनियाँ काट रहे हैं,
उसमें कांग्रेस के बहुत नेता थे, आज सब भाजपा में हैं वो। उसमें 90% आदमी भाजपा में है। मैं कहता हूँ जिस कांग्रेस मुक्त भारत का सपना मौजूदा समय में भाजपा दिखा रही है, वो खुद 50% से ज़्यादा कांग्रेस से युक्त है। 53% तो मोदी की कैबिनेट में है। फिर 53% मंत्री जो हैं जनता दल और कांग्रेस से आए हुए हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे, और काफ़ी लंबी वीडियो को मैं ख़त्म करते हैं। 72 साल की उम्र आपकी हो गई है। कुछ पुराने यार दोस्त जो आपके रहे हो, जिनके साथ पुरानी यादें जुड़ी हो, Actually- और मैं उनसे कई बार मुलाकात भी होती है, आपका जिक्र होता रहा है, हर बार होता रहा है। कुछ नाम मैं आपको गिनवा देता हूँ। कस्तूरी लाल जी कोई नाम आता है। यशपाल घई जी हैं। हाँ, यशपाल ये घई। नीचे ही रहते हैं हमारे। और काफ़ी लोग तो जहांगीर कुरैशी जी ने कई बार जहांगीर कुरैशी जी ने खासा जिक्र करा है आपका। उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे हमारे आज भी विचार। ज्ञानेंद्र पांडे हैं, उनके वो चले गए दिल्ली, पत्रकार हैं बहुत बड़े। और काफ़ी तो क्या कभी मिलते हैं, कभी आपस में मुलाकातें होती हैं? ज्ञानेंद्र से फ़ोन पे कभी बात हो जाती है, लेकिन अब इधर काफ़ी समय से नहीं हुई। बाकी और लोगों से मुलाकातें? कौशलेंद्र पांडे जी हैं, ये दिवाकर के चाचा जी, जी। उनसे मुलाकात होती है। मैं कोशिश करता हूँ महीने 2 महीने में चक्कर मार लेता हूँ लोगों के। अब जैसे मार्केट से निकले, देखा गोपाल भाई साहब बैठे हैं, वसीम जी हैं, वो जिक्र करते हैं आपका कई तो बार। मैं उनसे मिल के आ जाता हूँ। ये भी सोचता हूँ कि पता नहीं कल हम हो ना हो, इस एज में चल रहे हैं तो मिलते चलो। क्यों? तो चलिए, खासी लंबी बात होगी। वैसे मैं एक फेवर चाहता था आपसे। मैं एक दिन चाहता हूँ कि आप सब लोगों को एक जगह बैठा कर एक बार पुराने यार दोस्त सब एक जगह बैठा दिए जाए, समय लेकर। कैसा रहेगा? ठीक है। बाकी आपने लोग अरेंज करने? हाँ, नहीं, अच्छा सुझाव है, बैठना चाहिए, करेंगे कोई। अभी हमारे एक मित्र हैं, मित्र क्या बहुत छोटा है हमसे, वो लखनऊ विश्वविद्यालय के महामंत्री रह चुके हैं, अनिल सिंह बेरू जी। हरदोई में रहते हैं। उन्होंने एक लखनऊ विश्वविद्यालय का वो बना रखा है ग्रुप, क्या है वो अंग्रेजी का वर्ड, एलुमनाई लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो उसमें उन्होंने एक अलग से बनाया उत्तराखंड के जो विद्यार्थी लखनऊ यूनिवर्सिटी में रहे ना जी। तो कल उसकी कॉन्फ्रेंस थी वहाँ देहरादून में, मुझे बुलाया था। मैंने कहा यार मैं 350 किलोमीटर है, नहीं आ सकता मैं। शरीर साथ नहीं देता। शरीर साथ नहीं देता इस उम्र में। नहीं, वो होता हवाता कुछ है नहीं, सही बात तो ये है। गए, खाना खाया मिल में, और फिर ये जो लोग हैं ना, ये 90 के हैं, मतलब हम लोगों से 12-13 साल बाद के हैं, और अपरिचित लोग हैं ज़्यादा। तो हम लोग 70 वाले हैं, 70 to 80 वाले हैं जी। और 80 के बाद वाले कुछ हैं परिचित, नहीं तो फिर वो सब आउट ऑफ डेट हो चुके हैं उनके। चलिए, कोशिश रहेगी मेरी रुद्रपुर शहर के जितने भी आपके साथ के लोग हैं उनको एक बार आपके साथ बैठाया जाए, मिलवाया जाए, और आपकी एक गेट टुगेदर करवाई जाए। फिर वहाँ पर बहुत सारे सवाल रहेंगे पुरानी बातों पर, क्योंकि जब मैंने पुराने लोगों से बात करने की कोशिश की, जब उन्होंने मुझे शहर के बारे में बताया, तो मैं काफ़ी उस मामले को लेकर चौंक गया था, क्योंकि ये सब चीज़ें जो मौजूदा समय का रुद्रपुर है और जो आपके समय का रुद्रपुर, उसमें बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। तो साथियों, ये थे मेरे साथ सुभाष छाबड़ा जी, और मैंने उनसे खासी बात की, और एक बहुत बढ़िया बात मुझे उनसे बात करके ये लगी कि कुछ मामलों पर सुभाष छाबड़ा जी का जो कहना है, चाहे वो पहलगाम हमला है और सरकार की जो कार्यप्रणाली पर संदेह है, और जो लगातार आती जाती तमाम सरकारों पर है कि सरकार की वो मंशा कभी भी आतंकवाद के खिलाफ नहीं रही है, क्योंकि राजनीति प्रभावित होती है इस चीज़ से। यही ठीक मामला उन्होंने बच्चियों के साथ होने वाले उन बलात्कारों पर भी की है, कि कानून तक पहुंचने से पहले किस तरीके से ये सब चीज़ें तोड़ मड़ोड़ कर पेश की जाती है, और किस तरीके से इनको पेश किया जाता है, जिसके चलते अपराध बढ़ रहे हैं। खैर, ऐसी और चर्चाओं के लिए एक बार फिर से बैठेंगे, दोबारा एक बार समय लेंगे आपसे और आपकी टीम के साथ बैठेंगे उस दिन। तो बने रहिएगा ऐसी चर्चाओं के लिए मेरे साथ। मैं अनिल रावत अपने साथी उज्ज्वल के साथ। धन्यवाद।